तो हम लोग चैप्टर 1 इंडेक्स क्वेश्चन देख रहे थे ना, पेज नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए सीखेंगे। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो बात समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अभिक्रिया पहले लिखेंगे और इस अभिक्रिया को फिर हम लोग संतुलित करेंगे। लेकिन इस अभिक्रिया को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख के फिर इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमको लिखा हुआ था कि जल का अभिक्रिया कराया जाएगा, मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा। तो किसका कराया जाएगा, तो बेरियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला को लिखते हैं। किसका, बेरियम क्लोराइड का। जैसे BaCl2 हो गया बेरियम क्लोराइड। और उसके बाद बोला था कि बेरियम क्लोराइड का किसके साथ, सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाता है Na2SO4। ये हो गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। और सीधे बोला कि जब इसको हम लोग अभिक्रिया करेंगे ना, तो बोला था कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl और प्लस में क्या बनाएगा, तो बोला था कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला यानी कि BaSO4। ये हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया पहले लिख लिए। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से देखेंगे तो अभी ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो सोडियम 2 है ना, और यहाँ सोडियम कई है, 1। तो सीधी सी बात, हम अगर इसको अगर बराबर करना होगा तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे 2 लगाना होगा ना। अभी देखना, अभी देखो ये 2 सोडियम हो गया ना, तो इधर भी देखो सोडियम 2 हो गया है। अभी देखो सल्फर 1 है ना, इधर भी सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। इधर बेरियम 1 है ना, इधर भी बेरियम 1 है। तो इस तरह कहेंगे कि ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ में आया। इसी तरह हम लोग संतुलित करना है, इसलिए और दिक्कत नहीं। एकदम जैसे देखना जिधर कम है उधर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर करने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसका फॉर्मूला होता है NaOH का विलयन है, जल में ही घोला जा रहा है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन है वो भी जल में से अभिक्रिया करके, मतलब हम लोग कुल मिला के देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराना है किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो बोलता है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनेगा का विलयन तथा जल बनते हैं। तो हम लोग अब इसी चीज़ को क्या करते हैं, फिर से अब लिख के और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को बोला गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला याद रखना है कि NaOH होता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड था यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है HCl। बोला जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनाएगा, H2O। अब चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है और नहीं है तो करना पड़ेगा। संतुलित अगर है तो ठीक, और नहीं है तो फिर हमको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो देखते हैं ये सोडियम इधर 1 है ना, पूरा इधर देखना पूरा में, तो सोडियम इधर पूरा में 1 है। इधर भी पूरा सोडियम में क्या है, 1 है। इधर देखो O अकेले है, इधर भी देखो O अकेले है। यहाँ H और H, यहाँ भी 2 H है, इधर भी समझो 1 H 2 H, इधर भी 2 H है। यानी H भी यहाँ क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। क्लोरीन यहाँ A है, क्लोरीन यहाँ A है, पूरा बैलेंस है। तो जब पूरा बैलेंस रहेगा ना तो हम लोग को देखो कम अधिक रहता है तब हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। अभी पहले से बैलेंस है तो इसको हम लोग बैलेंस अब नहीं करेंगे क्योंकि पहले से बैलेंस है ये। ये हो गया था पेज नंबर कितना का था, तो ये पेज नंबर 6 का क्वेश्चन था। अब हम लोग एक्सरसाइज का नहीं, अभी इंडेक्स का ही चल रहा है। तो इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर है वो 11 है। इसमें बोला है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोगी सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल होता है चूना का। किसका जी, चूना। हाँ, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है
कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो हम लोग बता रहे हैं कि पदार्थ X का नाम जो है वो चूना है तथा इसका जो सूत्र है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसी में एक और क्वेश्चन बोला था कि अगर हाँ, जो क्वेश्चन अभी 1 का आंसर दिया ना, उसी में बोल रहा है कि लिखे पदार्थ जो X के बारे में हम लोग जान चुके हैं, उस पदार्थ का जल के साथ अभिक्रिया लिखिए कि जल के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो ये पदार्थ हो गया आपका X यानी कि CaO, जिसको हम लोग चूना या फिर कली चूना कहते हैं, प्लस H2O यानी कि पानी। अब इन दोनों का जब हम लोग अभिक्रिया कराएं तो CaOH2 बना यानी कि बुझा हुआ चूना बना। ठीक है, हाँ, यानी CaOH2 को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्योंकि ये सब जितना भी ये सब जो फार्मूला है ना, सब आप लोग को शुरू में ही लिखाया गया है। ठीक है, तो तुम लोग इसीलिए बोले भी थे कि तुम लोग उसको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि इन फार्मूलाओं का यूज अभी हम लोग का बहुत सारे रिएक्शन में करेगा। इसीलिए तुम लोग को हम पहले बोले थे कि जो सबसे शुरू में ही हाँ सब लिख लेना है ना। अब कहता है क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी में दुगुनी क्यों है, इस गैस का नाम बताइए। तो ये जो है ना अभिक्रिया किताब से है और ये जो है अभिक्रिया के बारे में बता रहा है, जो क्रियाकलाप जो है वो 1.7 में है। तो हम लोग सीधा यहाँ बात करेंगे कि जो अभिक्रिया किताब में दिया गया था उस क्रियाकलाप के आधार पे यहाँ बात किया गया है कि जल को क्या किया गया है ना, विद्युत अपघटन कराया गया था। जल का विद्युत अपघटन मतलब विद्युत को, मतलब पानी को विद्युत से प्रवाहित कराया गया, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस वहाँ से निकला। तो यहाँ बोल सकते हैं कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस 2:1 की मात्रा में मिलती है, अतः दुगुनी पाए जाने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। मतलब इस क्रियाकलाप में पूछ रहा था कि जब हम लोग जल को विद्युत अपघटन कराएंगे तो कौन सा गैस जो होगा वो दुगुना देगा। ठीक है, कौन सा जो गैस होगा वो दुगुना निकलेगा। तो यहाँ पे 2 गो गैस निकलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन जो होगा उससे 2 गुना हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 यानी कि ये NCERT का पेज नंबर 15 है और 15 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें ये बोला जा रहा है कि जब लोहे की कील को यानी कि समझ लीजिए लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डुबाया जाएगा, मतलब डुबाया जाता है, तो विलयन का जो रंग है बदल जाता है। तो कैसे बदल जाता है, तो हम लोग जो विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे उसमें ये बताए थे कि अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है ना, वो कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित कर देता है। अब हम लोग यहाँ वही चीज़ देख रहे हैं कि जो लोहा है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है किसके, कॉपर की तुलना में। तो क्या करेगा कि कॉपर को हटा के और जो लोहा है यानी कि जो लोहा है वो अपना उसका जगह में ले लेगा, कॉपर के जगह ले लेगा। तो यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। कौन सा रंग का, भूरे। हाँ, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फेरस जो है यानी लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी अगर इसका हम लोग समीकरण देखेंगे, अभिक्रिया को देखेंगे तो कुछ इस तरह से बताएगा कि ये हो गया आपका लोहा यानी कि फेरस और ये हो गया कॉपर सल्फेट। तो जब आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया तो इस कॉपर को देखो विस्थापित कर दिया और ये खुद सल्फेट के साथ बना दिया FeSO4 और कॉपर को कर दिया अलग। क्रियाकलाप 1.10 यानी किताब का क्रियाकलाप है ना, 1.10 से भिन्न द्विविस्थापित अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें अभिकारकों के बीच में जो आयनों होता है ना उनके बीच में एक्सचेंज हो जाता है। जैसे इसके पास अगर AgNO3 है और इसके पास NaCl है, तो यहाँ क्या होगा ना कि Ag और Na में बदला बदली हो जाएगा। Ag चला जाएगा Cl के साथ तो बन जाएगा AgCl और Na आ जाएगा इसके जगह तो बना देगा NaNO3। यानी ये था पहले से सिल्वर नाइट्रेट, ये पहले से था सोडियम क्लोराइड। अब समीकरण बन गया है तेरा अभिक्रिया के बाद सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। आगे हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचायित तथा अपचायित पदार्थों का पहचान करना है। मतलब हम लोग को यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, जैसे यहाँ Na है, यहाँ O2 है और यहाँ Na2O बन गया है। तो हम लोग तो जानते हैं कि उपचायित का पदार्थ और अपचायित पदार्थ
किस यहाँ पूछ रहा है कि कौन है, पदार्थ के बारे में पूछ रहा है कि अपचयित पदार्थ कौन है और उपचयित पदार्थ कौन है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। और अपचयन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ देखो साफ साफ बताया जा रहा है कि जो अपचयन का मतलब है कि यहाँ पे पदार्थ का नाम पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो क्या हुआ है, उपचयित पदार्थ है। उपचयित का मतलब किसमें, कौन सा पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा है। और अपचयित पदार्थ का मतलब किसमें, ये अपचयित लिखा हुआ है ना, है ना। तो अपचयित पदार्थ में क्या बोल रहा है कि पदार्थ का नाम बता रहा है कि एक यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है। हम लोग जान रहे, देखो यहाँ अगर सोडियम है तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, सोडियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या हुआ, उपचयित हुआ, है ना। क्या हुआ, उपचयित हुआ। तो समझते हैं ना, ऐसे समझते हैं कि जैसे यहाँ सोडियम था और यहाँ सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड से देखें तो सोडियम हो गया ना, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन गायब हुआ है। ऑक्सीजन गायब हो गया मतलब अपचयन हुआ, यानी इस पदार्थ के साथ क्या हो गया, अपचयन हो गया। मतलब हम कहेंगे ये पदार्थ क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकला है। ठीक है, और ये पदार्थ में तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए क्या लिखा है, अपचयित पदार्थ है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये पदार्थ ऑक्सीजन के आधार पर बात करेंगे तो यहाँ क्या उपचयित हुआ है। तो यहाँ उसी तरह दूसरा नंबर में इसी तरह दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ कॉपर है। तो अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, यानी कि कॉपर में अपचयन हुआ है, इसलिए अपचयन पदार्थ हो गया कॉपर। और इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्साइड था, अब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया इसका, तो मतलब अपचयन हो गया। और अपचयन हो गया तो कौन अपचयन हुआ भाई, हाइड्रोजन H2। तो बस इसी तरह से खाली पदार्थ का हम लोग को पता करना था कि कौन सा पदार्थ अपचयन है और कौन सा पदार्थ